तो आधुनिक भारत के इतिहास को अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने पुर्तगालियों के विघटन तक के डिस्कशन को देख लिया था। और अब देखते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में महत्व क्या है। तो पुर्तगालियों के कई क्षेत्रों में अलग अलग महत्व हैं, जिनमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो जहाज के निर्माण से लेकर है। पुर्तगाली महत्व, तो सबसे पहला जो है वो जहाज के निर्माण से है। जहाज के निर्माण से है। पुर्तगालियों के द्वारा ऐसे जहाजों का निर्माण किया जाता था जिसमें जो युद्ध से संबंधित जो तोप, गोले, बंदूक आदि हैं, उनको उस जहाज में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था, जो ये सक्षम बनाते थे कि पुर्तगाली कहीं भी किसी भी समय युद्ध करने में सक्षम है। और इसी सक्षमता के कारण जो पुर्तगालियों का जो विस्तार है वो भारत में काफी तेजी से हुआ। तो ये तोप, गोले रखने की व्यवस्था थी और इसी के कारण पुर्तगाली सक्षम हुए युद्ध के लिए। युद्ध हेतु सक्षम हुए, युद्ध हेतु सक्षम हुए और इसी सक्षमता के कारण पुर्तगालियों का प्रसार तीव्र हुआ। तो ये जहाज निर्माण का एक पॉइंट है। और दूसरा ये कि पुर्तगाली कई मंजिल वाले जहाजों का निर्माण करते थे और वो जहाज इतने सक्षम होते थे कि वो न केवल मानसून के सीजन में ये समुद्री यात्रा कर सकते थे, बल्कि मानसून का समय ना होने पर भी समुद्री यात्रा करने में सक्षम थे। दूसरा कि कई मंजिला जहाज का निर्माण करते थे जो सक्षम थे मानसून के समय समुद्री यात्रा करने में और गैर मानसूनी समय में भी यात्रा करने की, मतलब किसी भी समय समुद्री जहाज जो थे वो पुर्तगाली के वो समुद्री यात्रा कर सकते थे। और इस आविष्कार ने पुर्तगालियों को काफी सक्षम बनाया कि वो विश्व के कई भागों में अपनी जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनकी स्थापना कर सके, उनको वहां से उनका क्रियाकलाप कर सके। दूसरा जो महत्व है पुर्तगालियों का वो है कृषि के क्षेत्र में। और कृषि के क्षेत्र में इन्होंने कई जो फसलें हैं, कई जो कृषि उत्पाद हैं, उनको ये भारत में उनका उत्पादन इन्होंने शुरू किया। जैसे टमाटर है, आलू है, मिर्च, काजू, मूंगफली, पपीता, अमरूद, तंबाकू, मक्का। और एक बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाली आम की प्रजाति का इन्होंने भारत में उत्पादन शुरू किया, जिसे हम जानते हैं अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो आम। तो ये सारी जो कृषि उत्पाद थे उनके उत्पादन को पुर्तगालियों ने शुरू किया
और पुर्तगालियों ने कृषि के क्षेत्र में एक ग्राफ्ट टेक्निक को ये भारत में लेके आए। ग्राफ्ट टेक्निक में किसी भी एक पौधे के कुछ भाग को काटकर उसे दूसरे पौधे के में लगाया जाता है, जिससे प्लांटेशन, जिससे एक पौधे की जो गुण रहते हैं वो दूसरे पौधों में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे ग्राफ्ट टेक्निक बोला जाता है और इसे आप इन्वायरमेंट में डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा है इनका सहयोग खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में। ये किण्वन की प्रक्रिया को ये भारत में लेके आए, जिनसे खमीर का उत्पादन किया जाता है और इसी प्रक्रिया के द्वारा ब्रेड आदि पदार्थों का भी उत्पादन होता है। एक किण्वन प्रक्रिया लेके आए और इसी किण्वन से ईस्ट उत्पादन होता है। ईस्ट उत्पादन यानी खमीर उत्पादन होता है और इसी किण्वन की प्रक्रिया से ब्रेड आदि जो इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। अगला देखते हैं, जो पुर्तगाली योगदान था वो भारत में प्रेस का था। प्रेस तो पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में गोवा में प्रेस की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य ये था कि पुर्तगाली आवश्यक सूचनाओं को, आवश्यक समाचार को जो गोवा में जो पुर्तगाली क्षेत्र है उसमें और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने आवश्यक समाचारों को प्रसारित कर सके। तो इसलिए पुर्तगालियों के द्वारा प्रेस की स्थापना की गई। अगला है संस्कृति। तो पुर्तगालियों के द्वारा यूरोपियन म्यूजिक को लाया गया, जो छत की पेंटिंग होती है उन्हें लाया गया, स्कल्पचर लाया गया। इस तरह की सांस्कृतिक चीजों को पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया, यानी सीलिंग पेंटिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, स्कल्पचर हो गया, कार्विंग हो गया। तो ये पुर्तगालियों का योगदान संस्कृति के क्षेत्र में था। अब शुरू करते हैं डच को, कि डच जो दूसरे यूरोपियन नागरिक के रूप में भारत आए, वो उनमें किस प्रकार से वो आए, किस प्रकार से अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत किया भारत में, किस प्रकार से सेटलमेंट्स किया और किस कारणों के वजह से जो डच थे उनका भारत में विघटन हुआ। तो डच को एक और नाम से जाना जाता है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की सरकार ने कई जो व्यापारिक कंपनियां थी उनको मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उसकी स्थापना की। व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की और इस कंपनी को ये अधिकार दिया कि वो भारत में युद्ध को संचालित कर सकते हैं, ट्रीटी कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं और जो नीदरलैंड के क्षेत्र होंगे भारत में और उन्हें अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो इन्हें दिया गया युद्ध का अधिकार, फिर संधि का अधिकार,
फिर क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। तो ये डच जो थे उनके आगमन की कहानी थी। अब देखते हैं कि डच ने किस प्रकार से अपनी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। डच व्यापारिक केंद्र। तो सबसे पहले 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक जगह है। इसके बाद डच ने नागापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश की ही एक जगह, उस पर अधिकार किया, उसको कैप्चर कर लिया। और इसको कैप्चर करने से जो पुर्तगाली और डच के जो संबंध थे वो खराब हुए, क्योंकि जो नागापट्टनम है वो पहले से ही पुर्तगालियों का एक सैन्य केंद्र था। और इसके बाद इन्होंने नागापट्टनम को कैप्चर किया और इससे पुर्तगालीज और डच के जो संबंध थे, डच रिलेशन जो थे, संबंध इनके खराब हुए। और इसके बाद डच ने हालांकि कई व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, जैसे सूरत है, कोच्चि है। तो ये सारे डच के व्यापारिक केंद्र थे, जिनमें यहाँ पे इनका केंद्र था सूरत था। और इसके बाद इन्होंने कोच्चिन में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जो केरल में है। फिर कराईकल में किया, और फिर इन्होंने पुलिकट में किया, बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में किया, छिंदसुरा में किया, कासिम बाजार में किया और पटना में किया। तो ये मुख्य इनके व्यापारिक केंद्र थे। अब देखते हैं कि जो डच थे वो भारत के कई क्षेत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको यूरोप में लेके जाते थे और वहां उसका विक्रय करते थे, और उस विक्रय से उन्हें बड़े स्तर पर लाभ होता था। तो वो देखते हैं कि किन क्षेत्रों से कौन सी वो मदें यूरोप में लेके जाते थे। भारतीय मदें या वस्तुएं या मदें, तो नील को वो भारत से लेके जाते थे, और नील का वृहद स्तर पर उत्पादन यमुना घाटी और मध्य भारत में होता था। इसके अलावा वो सिल्क और टेक्सटाइल को लेके जाते थे, और अन्य कपड़ा संबंधी जो मदें थी उनको बंगाल से लेके जाते थे। इसके अलावा जो चावल और गांजा, चावल और अफीम को वो गंगा की घाटी से लेके जाते थे, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की मदें डच यूरोप ले जाते थे, और वहां यूरोप के मार्केट में एक बहुत ही बड़े लाभ के साथ उनका विक्रय करते थे। अब देखते हैं कि डचों का विघटन कैसे हुआ। डच विघटन। तो डच विघटन के पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक है तीसरा आंग्ल डच युद्ध, जो 1672 से लेके 1674 तक चला, और दूसरा जो युद्ध है वो सबसे महत्वपूर्ण है डच के विघटन में, जिसको कहते हैं हुगली का युद्ध। हुगली
का युद्ध और हुगली का युद्ध 1759 में डच और अंग्रेज के बीच में हुआ और हुगली के युद्ध को बेंद्रा के युद्ध से भी, बेंद्रा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसके यदि कारण पर अपन बात करें तो डच के द्वारा अंग्रेज की 3 शिप्स को, 3 जहाज को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उनका अधिग्रहण कर लिया गया था और उसी अधिग्रहण के कारण ब्रिटिश और डच का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स ने डच को पूरी तरह से खत्म किया और इस प्रकार से वो केवल एक सांकेतिक रह गए भारत में। कारण 3 जहाज तीन जहाजों की जब्ती और ये डच के विघटन का कारण था। अब देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स भारत में आए तो वो किस प्रकार से, क्यों भारत में आए, किससे इंस्पिरेशन ली और उनके प्रोग्रेस भारत में क्या थे। ब्रिटिशर्स अंग्रेज तो पुर्तगाली लाभ के से ब्रिटिशर्स काफी प्रभावी हुए और वहां के व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था। पुर्तगाली लाभ से प्रेरणा इन्होंने ली और इसी प्रेरणा के कारण वहां के जो व्यापारी थे उन्होंने मर्चेंट एडवेंचर नाम की कंपनी बनाई और इसी कंपनी को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर इशू करके इसी कंपनी को नाम दिया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन और इसे विशेषाधिकार दिया कि ये भारत में जाके व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना कर सकती है। तो 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर दिया और चार्टर दिया कि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार है ब्रिटिश की तरफ से कि वो भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर सके और प्रारंभ में ये व्यापारिक एकाधिकार केवल 15 साल के लिए था, लेकिन 1609 में इस व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया एक अन्य चार्टर के द्वारा। तो पहले इसको 15 साल तक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार था और फिर इसको 1609 में अनिश्चितकालीन कर दिया गया। अनिश्चितकालीन। अब देखते हैं कि जो ब्रिटिश के जो व्यापारिक केंद्रों की जो स्थापना हुई उनका विकास किस प्रकार से, वो कहाँ किस प्रकार से इन्होंने पहले विकास की शुरुआत की। तो अंग्रेजों का विकास भारत में, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने जहांगीर से सूरत में एक व्यापारिक केंद्र खोलने की सिफारिश की, अपील की, लेकिन इस अपील को पुर्तगालियों के द्वारा विरोध किया गया और वो सूरत में अपनी जो व्यापारिक केंद्र थी उसको खोलने में असफल हुए। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए, जहां
जहांगीर के दरबार में आए, अपील की और अपील की, लेकिन विरोध हुआ, विरोध पुर्तगालियों द्वारा हुआ, पुर्तगाली द्वारा, और वो कंपनी खोलने में असफल हुए। और इसके बाद 1611 में अंग्रेजों ने पहली अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना मसूलीपट्टनम में की, मसूलीपट्टनम में की। और तत्पश्चात 1612 में थॉमस बेस्ट आते हैं, तत्पश्चात 1612 में थॉमस बेस्ट आते हैं और थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों को हराया गया युद्ध में। और कोस्टल, जो सूरत का कोस्टल रीजन था, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पर पुर्तगालियों को हराया गया। और पुर्तगालियों की हार से इंस्पायर होकर, प्रेरणा लेकर जहांगीर ने अंग्रेजों को अनुमति दी कि वो सूरत में अपने एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। तो 1612 में थॉमस बेस्ट आए और इन्होंने पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगाली पराजय हुई। और इसी पुर्तगाली पराजय से प्रेरणा लेकर जहांगीर ने अनुमति दी, जहांगीर की अनुमति। और इसी जहांगीर के अनुमति के द्वारा सूरत में जो अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था उसकी स्थापना की गई। इसके बाद 1615 में एक थॉमस बेस्ट आए, थॉमस रो आए। और थॉमस रो 4 साल तक जहांगीर के दरबार में रहे और वो सफल हुए जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने में कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में अपनी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं। और ये सफल हुए अनुमति में। और उस अनुमति के द्वारा आगरा, अहमदाबाद और भरूच में इन्होंने व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मांग ली और इनके व्यापारिक केंद्र यहाँ पर खुले। इसके बाद जो पुर्तगालियों का जो इसके बाद जो अंग्रेजों का विकास था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रतिद्वंदी के रूप में पुर्तगाली थे और डच थे। लेकिन जो कंडीशन थी, जो भारत की स्थिति थी, वो उसने अंग्रेजों का काफी साथ दिया। जैसे अगर हम पुर्तगाली और अंग्रेज के संबंध की बात करें तो पुर्तगालियों का एक क्षेत्र था बॉम्बे, और बॉम्बे को पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को एक दहेज के रूप में दिया। चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटिश थे, क्योंकि पुर्तगाली राजा की जो बेटी थी कैथरीन, उनका विवाह ब्रिटिश नागरिक चार्ल्स द्वितीय से किया गया और बॉम्बे को इन्होंने दहेज के रूप में दिया। और लेकिन इसी बॉम्बे को जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया 10,000 पाउंड प्रति वर्ष के आधार पर, जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां बॉम्बे में अपने व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित कर सके। और बाद में इसी बॉम्बे को जो पश्चिमी व्यापारिक केंद्र थे उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे को बना दिया गया। तो अंग्रेज जी कंपनी के विकास में बाधाओं के रूप में पुर्तगाली थे और डच थे। तो पुर्तगाली और जो अंग्रेज थे उनके बीच में बॉम्बे के द्वारा समझौते मधुर हुए,
क्योंकि बॉम्बे को, जैसा कि हमने कहा कि ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के को एक दहेज के रूप में दिया गया था, क्योंकि उनसे पुर्तगाली राजा की बेटी कैथरीन की शादी हुई थी। और इसी बॉम्बे को फिर 10,000 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया और इसी बॉम्बे को मुख्यालय बनाया गया पश्चिमी केंद्रों का। तो ये पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच के संबंध की कहानी थी। और जब डच की बात करते हैं हम, तो जैसा कि हमने कहा कि हुगली के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था और इसी युद्ध की संधि हुई थी जिसमें कहा गया था डच के द्वारा कि हम अब आगे से जो अंग्रेज के व्यापारिक केंद्र के क्रियाकलाप हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हुगली युद्ध हुआ और इसी युद्ध से संधि हुई और संधि में हस्तक्षेप ना करने की बात डचों के द्वारा स्वीकार की गई। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में चर्चा करेंगे।